हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी अपार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है ये भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत वाईफाई स्टडी अपार्ट फन अकेडमी पर। गाइज, आप एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को शुरुआत हम करें उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो इसको डाउनलोड अवश्य कर लीजिएगा। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप लोग मुझे सर्च कीजिएगा प्रवीण कुमार के नाम से। जैसे ही आप मुझे सर्च करेंगे मेरा प्रोफाइल आपको यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन रहेगा फॉलो करने का, तो फॉलो अवश्य कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा जो भी फ्री क्लासेस यहाँ पर लगाई जाती हैं उन सब का नोटिफिकेशन आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों प्राप्त हो जाएगा। और साथ में ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अगर आप पुलिस और पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरएस की तैयारी कर रहे हैं, एसआई या एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आरपीएससी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना है। और मेरा रेफरल कोड जो है ये दोस्तों प्रवीण11 है, PRAVEEN प्रवीण11 मेरा रेफरल कोड है। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तथा साथ में अगर आप रिट की प्रिपरेशन मेरे प्यारे दोस्तों कर रहे हैं तो टेट कैटेगरी में आपको कोर्स मिल जाएगा और उसके लिए भी आपको मेरा रेफरल कोड प्रवीण11 ही अप्लाई करना है, जिससे आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मेरे प्यारे दोस्तों मिल जाएगा। चलेगा, सेशन की शुरुआत करें उससे पहले आप एक बार फिर से इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आज के सेशन का फ़ायदा उठा सकें। जानते हैं पहले प्रश्न को। किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गोहिलों को ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल का वंशज कहा है? किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गोहिलों को ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल का वंशज कहा है? जब हमने मेवाड़ की बात की थी प्रारंभ, मैंने आपको ये बताया था मेवाड़ का इतिहास, तब हमने जानकारी के स्रोतों की भी बात की थी और अलग अलग मत आते हैं। जैसे कर्नल जेम्स टोड जो है ये कहता है ये विदेशों से इनका संबंध था। और बात अगर की जाएगी अबुल फजल अलग बात कहता है। अलग अलग मत मैंने आपको बताए थे मेरे प्यारे दोस्तों। जैन ग्रंथ की भी बात हमने की थी। जैन ग्रंथ का नाम आता है शत्रुंजय महात्म्य, मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे दोस्तों, शत्रुंजय महात्म्य। और इसके अनुसार गुजरात के वल्लभी नामक स्थान की बात हमने की थी। लेकिन नौशेखा आदिल का वंशज कहा है ये आपसे पूछा गया, किस इतिहासकार ने कहा है? पहला ऑप्शन आपके सामने है अबुल फजल, बी ऑप्शन देवदत्त भंडारकर, सी है कर्नल जेम्स टोड और डी ऑप्शन है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। बताओ देखें, किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गोहिलों को ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल का वंशज कहा है? अबुल फजल, देवदत्त भंडारकर, कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी अबुल फजल के अनुसार अगर हम चर्चा करते हैं तो अबुल फजल जो अकबर के दरबार का विद्वान था, अबुल फजल ये कहता है कि मेवाड़ के जो गोहिल आते हैं ये इनका संबंध नौशेखा आदिल से रहा है, जिसका पुत्र आपके यहाँ पर आपके गुजरात में आकर के बस गया था और उसी के वंशज हैं। लेकिन अधिकतर इतिहासकार इस बात को नकारते हैं, ठीक है ना, असत्य मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? ये आपको बताना है। सिंगोली का युद्ध है, आहड़, मांडल और या फिर झावर? जल्दी से बताओ। लेकिन यहाँ पर राणा हमीर की बात अगर की जाएगी, हमीर सिसोदिया की चर्चा हम कर रहे हैं, ठीक है, जो सिसोदिया सत्ता के संस्थापक थे, बिल्कुल उन्हीं की बात हो रही है। हमीर सिसोदिया और मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था, विद्वान मूर्ख शासक जिसको कहा जाता था, इनके मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? जब मैंने आपको मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया था और रावल वंश की चर्चा के बाद जब हमने सिसोदिया डायनेस्टी की बात की थी तब हमने इस युद्ध के बारे में भी चर्चा की थी। याद करो, देखिए कौन सा युद्ध आएगा, सिंगोली, आहड़, मांडल या फिर झावर? हमीर सिसोदिया और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, ये आपसे पूछा गया है। सिंगोली, आहड़, मांडल या फिर झावर?
तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, बात अगर की जाएगी, युद्ध आएगा सिंगोली का युद्ध। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंगोली का युद्ध जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों हमीर सिसोदिया और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में लड़ा गया था। अवश्य ध्यान में रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। महाराणा सांगा की रानी कर्मावती किस रियासत की राजकुमारी थी? किशनगढ़, मारवाड़, बूंदी या फिर बीकानेर? तो मेवाड़ के शासक हुए राणा सांगा, इनकी रानी जो आती है कर्मावती। आपको याद होगा इन्हीं कर्मावती के समय गुजरात का आक्रमण हुआ था, जिसके कारण कर्मावती ने हुमायूं के पास में राखी भेजी थी सहायता प्राप्त करने के लिए, लेकिन हुमायूं समय पर सहायता नहीं कर सका था और कर्मावती ने अपने पुत्रों विक्रमादित्य और उदय सिंह इन दोनों को सुरक्षित देवलिया भेज दिया था और कर्मावती के नेतृत्व में जोहर किया गया था, ये भी आपको याद होगा। तो ये किस रियासत की राजकुमारी थी, ये आपसे पूछा गया है। किशनगढ़, मारवाड़, बूंदी या फिर बीकानेर? क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताओ देखें। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर हम करें, बूंदी रियासत की बात आती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रानी कर्मावती जो आती हैं ये बूंदी रियासत की राजकुमारी थी। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? यह कथन किसका है कि महाराणा सांगा व महाराणा प्रताप के मध्य यदि उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता, या फिर मेवाड़ का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता? ये कथन किस इतिहासकार के द्वारा दिया गया? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कर्नल जेम्स टोड, लुइजी पी टेसीटोरी या फिर मुंशी देवी प्रसाद? ये कथन किसका है कि महाराणा सांगा व महाराणा प्रताप के मध्य यदि उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कर्नल जेम्स टोड, लुई पी टेसीटोरी या फिर मुंशी देवी प्रसाद? ये कथन इसीलिए कहा गया क्योंकि अकबर के द्वारा जब 1567-68 में चित्तौड़ पर अटैक किया गया था तो उदय सिंह जैमल व फतेह को जिम्मेदारी सौंप करके गोगुंदा चले गए थे। इसके कारण इस इतिहासकार ने ऐसा कहा। हालांकि राणा सांगा, जिन्होंने इब्राहिम लोदी का भी सामना किया, इब्राहिम लोदी को भी पराजित किया और बाबर के साथ में 2 युद्ध लड़े। पहले बयाना के युद्ध में राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को पराजित भी किया। हालांकि स्वयं खानवा के युद्ध में घायल हो गए थे, 80 घाव इनके शरीर पर हो गए थे और महाराणा प्रताप ने आजीवन मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये कहा गया है। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर, इसको ध्यान में रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजे गए शिष्टमंडल का सही क्रम? जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास या फिर टोडरमल? जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास या फिर टोडरमल, क्या आएगा? प्रताप के पास भेजे गए शिष्टमंडल का सही क्रम क्या है? तो इसका 1 2 4 3 आएगा, 1 2 3 4 आएगा, 1 3 2 4 आएगा या 2 1 2 3 1 4 आएगा। इसके लिए एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो, जम्मा भट्टो की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। याद है क्या? बिल्कुल, नंबर 1 पर जलाल खां, नंबर 2 मान सिंह, नंबर 3 भगवंत दास, नंबर 4 टोडरमल। यही थे क्या? बिल्कुल, जम्मा भट्टो की अगर बात करेंगे, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये अगर बात करेंगे तो ये आपके अकबर के द्वारा प्रताप के पास शिष्टमंडल जो भेजा गया था उसका क्रम मैंने आपको बताया है। इसको आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास या फिर टोडरमल। तो इसमें कौन सा सही बैठ रहा है? जम्मा भट्टो पहला ही, 1 2 3 4 इसी प्रकार से आएगा ये तो बिल्कुल बी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, 1 2 3 4। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। किस महाराणा द्वारा
सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के रूप में विजय कट केतु की उपाधि धारण की गई, या फिर हम यूं कह दें कि इनको हाइड्रोलिक रूलर भी कहा जाता है। हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि की अगर बात करेंगे तो ये मेरे प्यारे दोस्तों किसकी उपाधि आती है, ये विजय कट केतु या फिर हाइड्रोलिक रूलर किस शासक को कहा जाता है। अपनी सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के रूप में ये उपाधि इनके द्वारा धारण की गई थी। ऑप्शन आपके सामने है, महाराणा राज सिंह है, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या फिर महाराणा अमर सिंह। बताओ देखें क्या होगा आंसर। विजय कट केतु या हाइड्रोलिक रूलर काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी जाता है, पूछा भी जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, बात अगर हम करेंगे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जो आते हैं उनके द्वारा विजय कट केतु की उपाधि धारण की गई थी। आपको पता होगा राज सिंह औरंगजेब के समकालीन आते हैं। प्रारंभ में हालांकि राज सिंह और औरंगजेब के मध्य अच्छे रिश्ते थे, लेकिन बाद में अनबन हो गई थी। कई कारण अनबन के मैंने आपको बताए थे, जैसे जजिया कर की बात आती है, और राज सिंह के काल में मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के बाद कला एवं संस्कृति में सर्वाधिक विकास राज सिंह के समय हुआ, और कई सारे मंदिरों का निर्माण इनके काल में होता है। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह राज सिंह ने कर लिया था। औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध अजीत सिंह जो मारवाड़ के थे उनको शरण राज सिंह के द्वारा दी गई थी। तो अपने सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के रूप में इन्होंने विजय कट केतु की उपाधि जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों धारण की थी। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराणा राज सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, बीकानेर के किस शासक ने मारवाड़ के शासक राव मालदेव के साथ सन 1541-42 ईस्वी में पहोबा या साहेबा का युद्ध लड़ा। बीकानेर के किस शासक ने, शासक का नाम आपसे पूछा है, राव मालदेव के साथ, तो राव बीका आएगा, राव लूणकरण, राव जेतसी या फिर आपके राव कल्याणमल। बताओ देखें मेरे प्यारे मित्रों, बात अगर की जाएगी 1541 की ही बात आती है, 1541 ईस्वी में। इधर आपके बीकानेर की अगर हम बात करते हैं और साथ में मारवाड़ की बात हम कर रहे हैं, तो मारवाड़ के शासक 52 युद्धों के विजेता जिनका नाम आता है राव मालदेव, और मालदेव के दो सेनापति जेता और कुंपा, जेता और कुंपा ये मैंने आपको बताए थे, ये इनके द्वारा अटैक किया गया था। और इस समय जो बीकानेर के शासक आपके थे जिनका नाम था राव जेतसी, और राव जेतसी की इस युद्ध में पहोबा के युद्ध में हार हो जाती है, क्योंकि कुंपा ने राव जेतसी की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो मतलब इसका ये है कि इसका ऑप्शन सही क्या आएगा, राव जेतसी आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप एक बार शेयर करते रहिएगा, अच्छे प्रश्न आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं शानदार तरीके से। अगला प्रश्न देखते हैं हम क्या कहता है। बीकानेर के किस शासक ने सन 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार की और आपके वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए? बीकानेर के किस शासक ने सन 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता को स्वीकार किया और वैवाहिक संबंध स्थापित किए? राव लूणकरण आएगा, राव जेतसी आएगा, राव कल्याणमल, राजा महाराजा राय सिंह। क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताओ देखें। बीकानेर के किस शासक ने 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध स्थापित किए? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? राव लूणकरण, राव जेतसी, राव कल्याणमल या फिर महाराजा राय सिंह। तो देखिएगा दोस्तों, बात अगर की जाएगी राव जेतसी की जब हत्या हो गई थी तो इनका पुत्र जो आता है जिसका नाम आता है कल्याणमल, ये कल्याणमल पहले आपके शेरशाह सूरी के पास चला गया, शेरशाह सूरी की अधीनता को स्वीकार किया, और फिर 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी और मुगल वंश की स्थापना दोबारा वापस हुमायूं के द्वारा भारत में कर दी गई। तो कल्याणमल 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में भी उपस्थित हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ में, एक का नाम राय सिंह, एक का नाम पृथ्वीराज राठौड़, और अधीनता स्वीकार कल्याणमल के द्वारा कर ली गई थी।
तो मतलब इसका करेक्ट आंसर जो है ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन की अगर बात करेंगे राव कल्याणमल की बात आती है। राव कल्याणमल अकबर के द्वारा लगाए गए 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में उपस्थित हुए और मुगलों की अधीनता को स्वीकार की और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। मुंशी देवी प्रसाद ने किस बीकानेर शासक को राजपूताने के करण की संज्ञा दी। मुंशी देवी प्रसाद ने किस बीकानेर शासक को राजपूताने के करण की संज्ञा दी। राजपूताने का करण किसको कहा गया है, अच्छा प्रश्न है। राव कल्याणमल, महाराजा राय सिंह, करण सिंह, अनूप सिंह, क्या होगा करेक्ट आंसर, यह आपको बताना है। मुंशी देवी प्रसाद ने किस बीकानेर शासक को राजपूताने के करण की संज्ञा दी है। राव कल्याणमल, महाराजा राय सिंह, करण सिंह या फिर अनूप सिंह। तो मेरे प्यारे मित्रों, बात अगर की जाएगी राजपूताने के करण की, अगर हम चर्चा करें, क्यों कहा गया, क्योंकि बीकानेर वाले क्षेत्र की बात आती है। बीकानेर क्षेत्र में एक बार भयंकर क्या पड़ा, अकाल पड़ा। तो यहाँ के शासक जो आते हैं जिनका नाम आता है राय सिंह, राय सिंह ने अकाल के समय पशु पक्षियों के लिए और मनुष्यों के लिए उचित खाने पीने का प्रबंध मेरे प्यारे दोस्तों किया इस अकाल के समय। इसीलिए मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का करण कहा। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इसको भी महाराजा राय सिंह की बात आती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करें। असत्य कथन कौन सा है, फॉल्स स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी में वासुदेव ने की। क्या ऐसा बिजोलिया शिलालेख में लिखा हुआ है, क्या ये वास्तविक बात है, सत्य है या असत्य, ये आपको डिसाइड करना है। चौहानों की शक्ति का सर्वाधिक विस्तार विग्रहराज द्वितीय के समय हुआ। अर्णोराज के शासन काल को साम्राज्य के निर्माण काल की संज्ञा दी जाती है। और फोर्थ ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ ने विशलदेव राष्ट्रों की रचना की। तो मैं यहाँ पर जो है जो सेकेंड ऑप्शन है इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। वो क्या चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पर विग्रहराज द्वितीय के स्थान पर मैं विग्रहराज चतुर्थ लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। द्वितीय के समय तो सर्वाधिक विस्तार नहीं हुआ था। हालांकि प्रारंभ के शासकों में सबसे प्रतापी शासक आपके विग्रहराज सेकंड थे, लेकिन चौहानों की शक्ति का सर्वाधिक विस्तार तो विग्रहराज चतुर्थ ने किया था, है ना। दिल्ली तक अधिकार कर लिया था, ये आपको पता होगा। अब क्या विग्रहराज चतुर्थ जो हैं इन्होंने विश्वदेव राष्ट्रों की रचना की है क्या, नहीं। इनके तो दरबार में 2 विद्वान रहते थे विग्रहराज के दरबार में, एक तो नरपति नाल है और एक सोमदेव, आपने नाम सुना होगा। ललित विग्रहराज और विश्वदेव राष्ट्रों की रचना उनके द्वारा की गई थी। और विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा तो आपका हरिकेली नाटक जो आता है ये मेरे प्यारे दोस्तों रचित किया गया था। तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असत्य कथन अपने को चुनाव यहाँ पर करना था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हरिकेली नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की गई थी। संस्कृत भाषा में 12वीं की पुस्तक किरातार्जुनीयम पर आधारित था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। पृथ्वीराज तृतीय के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करना। इनके संबंध में भी फॉल्स स्टेटमेंट हमें यहाँ पर देखना है, असत्य कथन का चुनाव करना है। इतिहास में उसे राय पिथोरा के नाम से भी जाना जाता है। जयानक और चंद्रवरदई इनके आश्रित कवि थे। तुमुल या महोबा के युद्ध में परमर्दिदेव चंदेल को पराजित किया। नयन चंद्र सूरी ने रंभा मंजरी में उन्हें दल पंगुल कहा है, ये आपको बताना है। नयन चंद्र सूरी की पुस्तक तो हमीर महाकाव्य आती है क्या। फुल स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देखना है, कमेंट करके आपको बताना है हमीर महाकाव्य किसकी पुस्तक, नयन चंद्र सूरी की। तो राय पिथोरा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है, करेक्ट है ये। जयानक और चंद्रवरदई इनके आश्रित कवि थे, बिल्कुल जयानक और चंद्रवरदई पृथ्वीराज तृतीय आश्रित कवि थे।
महोबा का युद्ध आपको पता होगा 1182 1182 ईस्वी में लड़ा गया था और 1182 ईस्वी में परमर्दिदेव चंदेल को पराजित किया था, बिल्कुल ठीक है। लेकिन नयन चंद्र सूरी ने रंभा मंजरी में दल पंगुल कहा है, ये बात फॉल्स स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब डी ऑप्शन जो हो जाएगा ये मेरे प्यारे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। रावल जेत्र सिंह ने भूताला का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? इल्तुतमिश के विरुद्ध लड़ा, बलबन के विरुद्ध लड़ा, या महमूद खिलजी, या फिर कुतुबुद्दीन? बताओ देखें। भूताला का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था? जिसमें एक शासक के द्वारा, दिल्ली सल्तनत के शासक के द्वारा जेत्र सिंह की राजधानी नागदा को नष्ट कर दिया गया था, जिसके कारण जेत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी नवीन राजधानी बनाया था। हालांकि इस युद्ध में जेत्र सिंह विजय को प्राप्त हुए थे। तो ये किसके विरुद्ध लड़ा गया था ये आपको बताना है। मैंने जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बताया था कि जेत्र सिंह सुबह सुबह उठा, पंडित जी के पास गया, बोला पंडित जी बात ऐसी है, रात को मेरे को सपना आया और सपने में भूत दिखा। क्या है ये? बोला कुछ नहीं, इल्तुतमिश से ध्यान रखना। इल्तुतमिश याद आया क्या? बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा इसको भी, ये भी अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ के किस शासक को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है? मेवाड़ के किस शासक को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है? रतन सिंह, हमीर, लाखा, या फिर मोकल? मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं ये आपसे पूछा गया है। किस शासक को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है? रतन सिंह, हमीर, लाखा, या फिर मोकल? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मेवाड़ के किस शासक को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है? रतन सिंह, हमीर, लाखा, या फिर मोकल? तो मेरे प्यारे दोस्तों हमीर सिसोदिया की बात आती है। हमीर सिसोदिया आपको पता होगा मेवाड़ की खोई हुई सत्ता को इन्होंने 1326 ईस्वी में पुनः प्राप्त किया था, क्योंकि 1303 में चित्तौड़ पर अधिकार अलाउद्दीन खिलजी ने कर लिया था और बाद में हमीर सिसोदिया ने सेना को इकट्ठी किया। जयसिंह या जैसा को पराजित करके 1326 में इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया था और मेवाड़ की खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त किया और सिसोदिया सत्ता की यहाँ पर स्थापना की। तो इन्हीं को हमीर सिसोदिया को ही मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा इसको भी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। मेवाड़ के किस शासक ने प्रण लिया था कि जब तक मैं बूंदी नहीं जीत लेता अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा? रावल जेत्र सिंह, रावल रतन सिंह, लक्ष्य सिंह, या महाराणा मोकल? मेवाड़ के किस शासक ने प्रण लिया था कि जब तक मैं बूंदी नहीं जीत लेता अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा? रावल जेत्र सिंह आएगा, रावल रतन सिंह आएगा, लक्ष्य सिंह, या फिर लक्ष्य सिंह को ही आपको पता होगा राणा लाखा कहा जाता है ना, या फिर महाराणा मोकल? क्या होगा करेक्ट आंसर? नकली बूंदी का किला बना करके जीता गया था, तो बिल्कुल लक्ष्य सिंह या राणा लाखा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है, डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रवीण कुमार के नाम से मुझे यहाँ पर सर्च कीजिएगा। कल भी मैंने एक स्पेशल क्लास मैराथन आपके लिए थी और 1-2 दिन में फिर आपकी मैराथन क्लासें लगेंगी और रेगुलर क्लासें बिल्कुल फ्री क्लासें वैसे आपको मिलती ही रहेंगी। यहाँ पर फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अगर आप आरपीएससी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या फिर रीट की तैयारी कर रहे हैं, टेट कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मेरा रेफरल कोड PRAVWN प्रवीण 11 मेरा रेफरल कोड है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। 10% का डिस्काउंट मेरे दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद करूँगा कि दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो भी कर लीजिएगा। बाकी की बात हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।